नमस्कार, मैं दयानंद बर्नवाल अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं इस एडवर्ब की हम लोग 8 शुरू करने वाले हैं। अब तक एडवर्ब की सीरीज 7 अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप शुरू से इसको देखें, तब आपको बेहतर समझ में भी आएगा। क्योंकि जब तक आप ये नहीं पहचान पाइएगा कि एडवर्ब क्या होता है, आपके लिए आगे और भी टॉपिक जो होंगे वो मुश्किल खड़ी कर देंगे। इस टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेसिकली हम लोग वेरी टू के बारे में और मच टू, टू मच, ये सब नन टू, ये सब जो टॉपिक होते हैं इनको कैसे डिस्कस किया जाता है, इससे रिलेटेड एसएससी अब तक कितने सवाल और कैसे पूछ चुकी है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसमें हम लोगों ने वेरी मच और वेरी मच के बारे में डिफरेंसेस के साथ और एसएससी कैसे सवाल पूछ चुकी है, ये सब बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखने आइए, तभी ये आपको बेहतर समझ में आएगी। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें मैंने बताया कि टू और वेरी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी पढ़ेंगे कि क्यों टू और टू को बदलकर सो दैट में करते हैं, कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड सवाल अब तक एसएससी कैसे पूछ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल दयानंद इंग्लिश सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगर आपको इंग्लिश के एसएससी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप फ्रिक्वेंटली आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की टॉपिक शुरू करते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, ये अब काम की नहीं रही। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे टू के बारे में, वेरी के बारे में। यही दो वर्ड हमारे बेसिक रहेंगे और इसमें से हम मच के साथ क्या रिलेशन बनता है इनका, ये बारे में पढ़ेंगे। ये 3 वर्ड हैं हमारे पास और यही तीनों के बारे में आज जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा। तो आप ध्यान से देखिए, पहला वर्ड हमारे पास है टू। टू का मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा। टू का मतलब क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा। आपको थोड़ी चीज़ें ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये हिंदी मीनिंग आखिर कहना क्या चाहता है। ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। आप इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि ज़रूरत से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ। जैसे आपका खाने, जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन आपका हो सकता है कि आप एक थाली खाएं, लेकिन आप सोचिए आपको 2-3 थाली मिल जाए तो वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा ना। आपको भोजन पचने की जगह आपको वो अनपच भी हो सकता है। तो जो आपका ज़रूरत से ज़्यादा का सेंस देता है वो नेगेटिव व्यू में चला जाता है। यानी आपको ज़रूरत थी इतना ही और आपको मिल गया इतना, तो आप उसको रख पाइएगा? नहीं रख पाइएगा। जैसे आप है 40 किलो उठा सकते हैं, अब आपको 100 किलो मिल जाएगा तो लगेगा गिरना शुरू कर दीजिएगा। तो उस जगह पर हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं कि आपको जो चीज़ मिल रही है, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, जिसके कारण आप के लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए टू का जो इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। किस सेंस में होता है? नेगेटिव सेंस में। मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि टू का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं। पहला चीज़ आखिएगा कि ये फिर ये कहें इसका इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव सेंस में करते हैं। किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में, ठीक है। या फिर यूँ कहें कि टू को इसलिए बोला जाता है कि खराब वाला एडजेक्टिव है। कैसा वाला एडजेक्टिव है? खराब वाला एडजेक्टिव है। खराब वाला एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग करते हैं। समझे? आप समझ रहे हैं? मैंने अभी बताया कि जैसे एक व्यक्ति है 40 किलो वजन उठा सकता है, आप उसको 100 किलो दे दिए, वो लड़खड़ा के गिर नहीं जाएगा। तो वहाँ पर आपने क्या किया कि उसको जितना ज़रूरत है ना, आपने ज़रूरत से उसको ज़्यादा दे दिया, यानी आपने उसको क्या दे दिया? टू दे दिया। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग जब भी टू का इस्तेमाल करेंगे तो वो खराब वाला एडजेक्टिव के साथ करेंगे। किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? खराब वाला। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। एक टॉपिक जो मेरा था वो वेरी था कि आखिर वेरी क्या है। वेरी का सेम अर्थ है, वेरी का सेम अर्थ है, कुछ अलग नहीं। वेरी का आप भी जानते हैं बहुत अर्थ होता है और ये अच्छा या खराब दोनों एडजेक्टिव के साथ प्रयोग हो सकता है। ये किसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे? अच्छा या खराब एडजेक्टिव के साथ। अच्छा या खराब एडजेक्टिव के साथ और एक खराब वाला एडजेक्टिव के साथ। ये दो चीज़ें थी। मच के बारे में हम लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे कि मच टू या टू मच क्या होगा और इसके बारे में यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की इसको कोशिश करते हैं। ही इज और कहीं जगह बचा है? मिटा ही देते हैं। आप इसके लिख लीजिएगा और मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने जो लिखाया एक मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ आपके साथ
कि जब भी आप टू का प्रयोग करेंगे, आप अभी मैंने आपको बताया कि इसका प्रयोग हम लोग खराब वाले एडजेक्टिव के साथ करेंगे, लेकिन जब वेरी का प्रयोग करेंगे तो मैंने बताया खराब हो या अच्छा हो दोनों के साथ प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल थे मेरे पास, मैं थर्ड एग्जाम्पल लिखता हूँ। आशा करते हैं 4 एग्जाम्पल आपको ये समझाने के लिए काफ़ी होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि टू का इस्तेमाल खराब वाले एडजेक्टिव के साथ करेंगे, वेरी का इस्तेमाल अच्छे या खराब दोनों एडजेक्टिव के साथ करेंगे। तो इसमें आपको एडजेक्टिव पहचानना भी होगा कि वो एडजेक्टिव खराब वाला है या नेगेटिव वाला है। आप ध्यान से देखिए, डल मूर्ख है अच्छा वाला एडजेक्टिव है, नहीं है डल तो मूर्ख तो खराब वाला एडजेक्टिव हो गया ना। तो जब आपका ये खराब वाला एडजेक्टिव, खराब वाले एडजेक्टिव के साथ वेरी का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते। भेरी का प्रयोग अच्छा हो या खराब हो दोनों के साथ करेंगे, क्योंकि भेरी का अर्थ ये तो नहीं देता ना कि जरूरत से ज़्यादा हो जा रहा है। टू का मतलब ही यही था कि जरूरत से ज़्यादा था। जरूरत से ज़्यादा मतलब आप जितना ले नहीं सकते उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है। जैसे आप एक थाली खाना खाते हैं, आपको 10 थाली दे दिया, ठूस पाइएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो उसी तरह इसलिए टू का इस्तेमाल सिर्फ हम लोग खराब के लिए करेंगे, लेकिन भेरी के साथ ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। इसलिए आप भेरी का इस्तेमाल जो है अच्छा हो या खराब दोनों एडजेक्टिव के साथ आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, ब्यूटीफुल आपके क्या अच्छा वाला एडजेक्टिव है ना, ब्यूटीफुल खूबसूरत अच्छा वाला एडजेक्टिव है। अब ब्यूटीफुल के साथ अच्छा वाला एडजेक्टिव है तो क्या आप टू का इस्तेमाल सही मानते हैं क्या? टू मतलब क्या होता है? ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे मान लो कोई करियर आप पूरा क्रीम पोत कर आ गया है, अब क्या वो अच्छा दिखेगा? अरे बिल्कुल ख़राब दिखेगा। सी इज़ टू ब्यूटीफुल, एक गलत हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल, तभी जाकर ये क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अगली, कुरूप नेगेटिव एडजेक्टिव है, खराब अर्थ वाला एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर भेरी का इस्तेमाल है। भेरी का इस्तेमाल तो कुछ के लिए भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस सही है आपका, ये गलत होगा, ये सही होगा। अब यहाँ देखिए, ब्रेव, ब्रेव आपका क्या अच्छा वाला एडजेक्टिव है ना, साहस ताकत। अब अच्छा वाला एडजेक्टिव के साथ क्या हम लोग टू का प्रयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी ये सेंटेंस तो गलत होगा और आपको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? वेरी का, तभी तो ये आके सही होगा। तो अभी तक हमने वेरी और टू के बारे में पढ़ा। टू के बारे में हम खराब वाले एडजेक्टिव के साथ प्रयोग क्यों करते हैं आपने ये भी सीखा, क्योंकि इसका अर्थ यही होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। तो मैं मिटा रहा हूँ और इसके अगले टॉपिक को हम लोग समझते हैं। थोड़ा एक और टू का अर्थ होता है, हम उस चीज़ को समझते हैं और उससे एसएससी कैसे सवाल पूछ चुकी है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे एक एग्जाम्पल मैं और लिखना चाहता हूँ, इससे एक एग्जाम्पल मैं और लिखना चाहता हूँ। जैसे इसी का एसएससी का ही दोनों सवाल है, आप लोग अच्छे से लिखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सीना इज ये एसएससी का सवाल है और लगता है टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है ना, तो मैं अभी इसे मिटा रहा हूँ। जब मैं अगला चीज़ पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। ये शायद मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों के बीच, और इस छोड़िए। देखिए एक और चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आई एम आल्सो बताइए पूरा, ही इज आल्सो बिजी। आपने आल्सो मतलब क्या होता है? भी, वह भी बिजी है, वह भी क्या है? व्यस्त है, बिजी है। अब दूसरा एग्जाम्पल यही समझने की कोशिश कीजिए, ही इज बिजी टू। यहां भी टू का अर्थ क्या होता है? वही होता है। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए, ही इज टू बिजी। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर टू का क्या अर्थ हो जाएगा? आप इस तीनों एग्जाम्पल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसे एसएससी में पूछा हुआ एक सवाल आपको बताऊंगा और उसे कैसे टैकल करना है आपको ये भी मैं समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, ही इज आल्सो बिजी, इसका मतलब क्या हुआ? वह भी व्यस्त है। इसका मतलब क्या होगा? वह भी व्यस्त है, वह भी व्यस्त है, व्यस्त है। यहाँ देखिए, ही इज बिजी टू, इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? वह भी व्यस्त है, कोई अंतर नहीं होगा, वह भी व्यस्त है। लेकिन यहां समझने के लिए ही इज टू बिजी, वह बहुत बिजी है, वह बहुत बिजी है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा मेरा? वह बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त है। आप इन तीनों एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिएगा तो एक जगह आपको दिख रहा होगा कि आल्सो भी टू का रोल करता है, यानी टू और आल्सो का सेम अर्थ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। वह भी व्यस्त है, वह भी व्यस्त है, या फिर बोलिए ही इज बिजी टू, या फिर बोलिए ही इज आल्सो बिजी। लेकिन जब मैं यहाँ देख रहा हूँ ही इज टू बिजी, यानी वो जरूरत से ज़्यादा बिजी है, वह जरूरत से ज़्यादा बिजी है, वह बहुत व्यस्त है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करके समझ सकते हैं कि इनके डिफरेंसेज आपको क्या आकर कर रहे हैं कि जब आप टू का पोजीशन बदलते हैं तो उनके अर्थ में भी बदलाव होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप एडवर्ब पढ़ते हैं उनका पोजीशन मायने रखता है, क्योंकि ग्रामर में यही सवाल बनते हैं कि आप एडवर्ब के पोजीशन क्या होंगे, आप ये अच्छे तरीके से बताइए। आप ये चीज़ को नोट करके रखिएगा। ही इज बिजी टू मतलब क्या होता है कि वह भी व्यस्त है, और ही इज टू बिजी मतलब क्या होगा कि वह बहुत व्यस्त है। चलिए, इससे रिलेटेड एक एसएससी में क्या सवाल पूछा गया है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। He speaks not only हिंदी, अपनी मातृभाषा है, जो चाहे इस्तेमाल करें। He speaks not only हिंदी but इंग्लिश एज वेल। और जो एरर में था, सिर्फ मैं आसान आसान लिखता हूं, ये मैंने एक अच्छा एग्जांपल लिखा और ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक साथ आपको 2 से 3 टॉपिक सीखने को मिलेगा। इंग्लिश की एसएससी लेवल पे यही अच्छी खासियत है कि एक टॉपिक तक ये लिमिट ही नहीं रहता। आप जब थ्योरी कंबाइंड होने लगे उसके बाद आप कितना सोच सकते हैं, ये उस पर आधारित होते हैं। आप यहाँ देखने की ही स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश एज वेल। आप यदि इसका हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहें तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि वह हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, या फिर यूँ कहें वह सिर्फ हिंदी ही नहीं बोलता बल्कि इंग्लिश भी बोलता है। वह सिर्फ हिंदी नहीं बोलता बल्कि इंग्लिश भी बोलता है। अभी जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर लिखा था ही इज बिजी टू, मतलब वह भी व्यस्त है। तो यहाँ दिखता है ना कि इसका अर्थ क्या होता है कि वह इंग्लिश भी बोलता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह इंग्लिश भी, इसका अर्थ तो यही होगा जिस तरह मैंने अभी बताया। आल्सो इंग्लिश, इसका भी मतलब यही था, इंग्लिश भी। अब थोड़ा दिक्कत महसूस हो रहा होगा ना कि आप थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि ही स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी बट इंग्लिश एज वेल। वह ना सिर्फ हिंदी बोलता है बल्कि इंग्लिश भी बोलता है। तो मेरे साथ तो दोनों वर्ड यदि एक सेंटेंस में आ गए तब तो एरर कैसे पहचानेंगे? अभी तो मैंने दोनों बताया था, लेकिन दिक्कत तो तब थी ना जब ये पता चलता कि दोनों में अंतर क्या है। एक टॉपिक पढ़ लेने से नहीं होगा, आपको ये समझना भी होगा। एक चीज़ इसमें और आता है और वो है इन्वर्सन का टॉपिक। जैसे देखिए यहाँ पर नॉट ओनली यहाँ इस्तेमाल हुआ था ना, तो आप जानते हैं जब भी हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है। नॉट ओनली के साथ क्या आता है? बट आल्सो आता है कि नहीं आता है? बट आल्सो आता है। तो बट आल्सो के लिए बट तो मेरे पास है, आल्सो ही तो चाहिए, यानी ये सेंटेंस आपका सही होगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो ये एक बेहतरीन सवाल था जो मुझे लगा। इससे रिलेटेड अभी और भी हम सवाल करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं और सीखने की आगे कोशिश करते हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉट ओनली बट आल्सो एक कंजक्शन की तरह काम कर रहे थे, यानी एक ही वर्ड, 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन थे और वो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन क्या टू भी ऐसा कुछ काम कर सकते हैं? एक चीज़ आप नोट करके लिखिएगा इसके आगे कि अगर सेंटेंस में कंपैरिजन स्टडी हो,
कंपैरिजन स्टडी हो, कंजक्शन की तरह इस्तेमाल होता हो, तो टू के बाद हमेशा टू आता है। यानी ये होता है इतना, इसका हिंदी होता है इतना, इतना की, इतना की। ठीक है, अगर टू और टू के बीच में ये पता करना हो क्या सही है क्या नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि टू आया हो सेंटेंस में तो जरूरी है ये टू का प्रयोग होगा। ये टू आया हो तो इसका प्रयोग जरूरी होगा। देखिए एसएससी क्या करती है, एसएससी दे देती है कि यहाँ पर सो दे देती है और फिर आगे आके टू लगा देती है। ये सही होगा क्या? बिल्कुल गलत होगा। और क्या करती है, भेरी दे देगी, आगे जाके टू लगा देगी। सही होगा क्या? बिल्कुल गलत होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि टू मेरा एक समझिए, टू के बाद अक्सर हम लोग यहाँ पर जब भी आएगा तो टू के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सोचने की कोशिश कीजिए। टू तो मेरा प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद तो हम लोग वर्ब का फॉर्म भी प्रयोग करते हैं, फॉर्म वन भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं आप जानते होंगे, यानी टू प्लस V1 ये ढांचा होता है। ठीक है, जैसे इसका एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि टू आपका तो खराब वाला एडजेक्टिव है ना, टू आपका खराब वाला एडजेक्टिव है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं समझना हम लोग। कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूं और आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। ही इज टू वीक टू ब्रेव टू फाइट। अच्छा अभी ये छोड़ देते हैं, ही इज सो वीक टू फाइट। They are very ugly to participate in Miss Universe। एक और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज सो डल, या फिर लिखिए टू डल टू स्पीक फ्रैंकली। आप इन तीनों एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैंने बोला कि अगर टू टू वाह इतना की जैसे बोलिए ही इज सो वीक टू फाइट, वह इतना कमजोर है कि लड़ नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि लड़ नहीं सकता, वे लोग इतने अगली हैं कि मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। राम इज टू डल टू स्पीक फ्रैंकली, राम इतना डल है कि वह स्पीक फ्रैंकली कर ही नहीं सकता, वह फ्रैंकली बोल ही नहीं सकता। तो आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि टू और टू का एक बेहतर कॉम्बिनेशन हमको सेंटेंस में देखने को मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में टू आया है ना तो इसके साथ टू का ही प्रयोग होगा, सो का प्रयोग नहीं होगा, सो का प्रयोग क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, क्या टू आया है, क्या टू आया है। यदि टू आया तो क्या कंपेरिजन ऐसा ही होता है क्या? नहीं ना, टू सो का कट जाएगा, सो कट गया, हम ये लोग यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, अरे जाकर तब क्या होगा, सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर टू मिला हमको, टू के साथ आपने ये भी देखा यहाँ भेरी मिला हुआ है। क्या टू के साथ भेरी प्रयोग होता है क्या? नहीं, टू के साथ तो हमने देखा टू ही आता है। तो टू के साथ जब टू आता है तो आपको भेरी ये काट कर आपको भेरी की जगह क्या करना होगा, टू का इस्तेमाल करना होगा। दे आर टू अगले टू पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स। ठीक है, आगे लिखा हुआ है राम इज टू डल टू स्पीक फ्रैंकली। राम इज टू डल, देखिए डल अभी आपका नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर जितने भी वर्ड थे एडजेक्टिव में वो नेगेटिव फॉर्म में थे। यहाँ भी आपको टू मिला और टू पे के साथ क्या हम टू का इस्तेमाल करते हैं क्या? ओबियसली यहाँ तो कोई गलत ही नहीं है, ये सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, लेकिन एक और एग्जांपल से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। फोर्थ एग्जांपल, ही इज टू ब्रेव टू फाइट, ही इज टू ब्रेव टू फाइट। या फिर आप इसको यहाँ शो कर दीजिए ताकि अच्छा से कन्फ्यूजन हो सके, है ना। आप ध्यान दीजिए, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, आप खुद सोचिए क्या इसको हम कैसे बना सकते हैं। क्या यदि आपको मैं दोनों फॉर्मेट लिख देता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ टू ब्रेव टू इस्तेमाल कीजिए, या फिर दूसरा शो ब्रेव
दैट ही कैन नॉट। ठीक है, बोलिए कौन सा सही होगा। आप अभी मैं आगे बताऊंगा ये टॉपिक, लेकिन ये थोड़ा सा समझने के टॉपिक था, इसलिए मैंने अभी बताया है कि हाँ इसमें क्या समझना है। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे मैंने अभी तक बताया है, मैंने बताया कि टू के साथ टू ही आता है, टू के साथ टू ही आता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो सेंटेंस है ना हमारा, ये सही है। पर इसके बारे में क्या, दरअसल सेंटेंस सही तो यही है, सेंटेंस सही यही है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बताया था कि टू के साथ हमेशा खराब वाला एडजेक्टिव आता है। कौन सा एडजेक्टिव आता है, खराब वाला एडजेक्टिव आता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका ब्रेव क्या खराब वाला एडजेक्टिव है, नहीं है ना, ये तो अच्छा वाला एडजेक्टिव है। जब अच्छा वाला एडजेक्टिव है तो टू का प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा। टू का प्रयोग नहीं होता, ये होगा सही क्या, नहीं होगा। आनी ये सही होगा मेरा, समझे, सही होगा। आनी आप यहाँ से एक चीज़ तो समझ पा रहे हैं कि हम हमेशा टू का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। आप इस चीज़ को नोट कर पा रहे हैं कि हम हमेशा टू का प्रयोग तो नहीं कर सकते, क्योंकि टू का प्रयोग हमेशा खराब वाले एडजेक्टिव के साथ आता है। तो इसका भी एक अच्छा उपाय ये है कि आप टू को बदल दीजिए। आप क्या कीजिए, टू को बदल दीजिए। और हम टू को कैसे बदल सकते हैं इसको हम आगे अभी सीखेंगे। तो आप देखने की कोशिश कीजिए कि हेडिंग दीजिएगा रिमूव ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू। अच्छा, टू को कैसे रिमूव करेंगे, तो आप अच्छा उपाय है कि आप टू को जो है ना आप सो लिख दीजिए। ये पहला तरीका होगा आपका कि आप टू को कैसे रिमूव कीजिएगा, टू के बदले आप सो लिख दीजिएगा। दूसरा कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, सब रेड रेड हो जा रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इतना ही रखिए। आप टू के जगह क्या कर दीजिए, सो कर दीजिए। ठीक है, दूसरा वर्ड मेरे पास था टू। अच्छा, कुछ छूट रहा है मेरे ख्याल से, शायद हेडिंग अच्छी नहीं गई। हेडिंग अच्छी दे लीजिए, क्योंकि हेडिंग ही मायने रखता है। आप जितना अच्छा हेडिंग लिखिएगा आपका नोट्स उतना मजबूत बनता है। रिमूवल ऑफ टू, यानी कोई सेंटेंस में जहाँ टू टू दिया हो तो इसको कैसे हटाएंगे, जिसका अर्थ होता है इतना की। ठीक है, तो टू को आप लोग किस में बदलेंगे, सो में बदलेंगे। और इस टू के बदले क्या करेंगे, इस टू के बदले ये करेंगे कि टू को आप दैट में बदलिएगा। इस टू के बदले क्या करेंगे हम लोग, दैट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, दैट में, दैट में प्लस। यहाँ से दो थ्योरी आती है, दो थ्योरी। पहली है कि आप कैन नॉट लिखिए, कैन नॉट एक प्रेजेंट में रहा तो कैन नॉट का प्रयोग प्रेजेंट में रहा तो, लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट में रहा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट प्लस V1। कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन या ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ का प्रयोग कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग कब करते हैं। आपको मैं बोलूँ कि मॉडल के रूप में यदि कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करना हो तो कब करेंगे। तो आप ये जानते हैं कि कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग हम लोग एबिलिटी बताने के लिए कब करते हैं, कब करते हैं, एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए। लेकिन अगर बिहेवियर बताने की बात हो, किसकी बात हो, बिहेवियर बताने की बात हो, तो आप यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस V1। ठीक है, तब जाकर ये सही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इस चीज़ को आप लिख कर रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है। या फिर मैं इसको एक कंबाइंड पैटर्न में, छोटे से पैटर्न में बोलना चाहूँ तो हम कैसे आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। एक छोटे से पैटर्न में मैं अगर पूरा सेंटेंस को एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि लिख सकते हैं आप कि सब्जेक्ट प्लस शो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट्स प्लस कैन नॉट कुड नॉट प्लस V1, है ना। पर ये तो सीधा फार्मूला हो गया, फार्मूला ड्राइव करना, फार्मूला रटना ही गलत बात है। आप सीधा एग्जाम्पल के थ्रू याद रखिए, और वो एग्जाम्पल ये है, ही इज टू ब्रेव दैट ही कैन फाइट वेल। ठीक है, तो ये मेरा पूरा पैटर्न था। लेकिन ध्यान दीजिए, जब दैट लगा हुआ है, कैन लगा हुआ है, तो इसके बदले हम लोग क्या टू का प्रयोग करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ओब्वियसली ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए भी नहीं आता, यानी इसके जगह आपको क्या करना पड़ता, सो का प्रयोग करना पड़ता है ना। एक और एग्जाम्पल यदि सहत यदि आप समझना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सी इज टू अगली दैट नो वन
कैन मैरी हर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कैन लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, क्या इसके बदले आप टू का इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं। अभी आपका मन कर रहा होगा कि ये तो नेगेटिव वर्ड था, ठीक है, मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि नेगेटिव के साथ नहीं होगा। जब आप टू को हटाने वाला सेंस ला रहे हो तो यहाँ तो टू का अर्थ ही नहीं बनता। जब आप टू को हटाने के बारे में पढ़ रहे हो, एक नया पैटर्न अपना रहे हो, तो क्या टू का अर्थ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो यानी यहाँ पर टू हो या टू का तो होना गलत ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ये सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो अब तक जो छोटी सी टॉपिक थी वो मैंने बताई है। एक टॉपिक इसमें और है जिसको हम अभी सीखते हैं और वो लगातार सीखेंगे। उससे पहले एसएससी का एक सवाल हम लोग कर लेते हैं। ये एसएससी का ही पूछा हुआ सवाल है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। ही इज टू फ्लुएंट टू स्पीकिंग he is too dull लिखिए, है ना। ही इज टू डल टू स्पीकिंग इंग्लिश। अब ये सही होगा, इसको हटा दीजिए, टू डल टू स्पीकिंग इंग्लिश। अब आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ही इज टू डल टू स्पीकिंग इंग्लिश। अभी मैंने क्या बताया था कि टू के साथ टू का प्रयोग होता है, अगर सेंटेंस में टू रहा तो टू का प्रयोग होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि चलिए इसमें कोई एरर नहीं दिखा, क्योंकि टू के साथ टू का प्रयोग कोई एरर लेके नहीं आया। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि मैंने बोला था कि इन्फिनेटिव होना चाहिए, यानी 2 + V1 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीकिंग को बदलकर आपको यहाँ सिर्फ स्पीक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और तब जाकर ये क्या होगा, सेंटेंस आपका सही होगा, तब जाकर आपका सही होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ऐसे जरूरी नहीं एक ही तरह का सवाल पूछे, वो इस तरह भी पैटर्न बदल सकती है कि आपको 2 के बाद V4 दे दे, या फिर यहाँ 2 हटाकर सीधा 4 स्पीकिंग दे दे। 4 स्पीकिंग भी रहा तो आपको बदलकर वहाँ 2 स्पीक करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ कि अगर यहाँ 2 स्पीकिंग ना रहता, अगर यहाँ 2 स्पीकिंग ना रहता, अगर यहाँ पर सीधा 4 स्पीकिंग दे देता, 4 स्पीकिंग दे देता, तो आप क्या करते कि इस 4 स्पीकिंग को पकड़ के, इस 4 स्पीकिंग को पकड़ के आप यहाँ पर 2 स्पीक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जाकर आपका ये क्या होता, सही होता। ठीक है, तो अभी तक मेरा सिर्फ 2 टॉपिक खत्म हुए, 3 टॉपिक लगभग हमने खत्म किए। एक टॉपिक इसमें और है जिसको हम अच्छे से सीखते हैं और जल्द ही सीख जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आप आगे जो हम पढ़ने जा रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है टू मच और मच टू। इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो हम लोग कल क्लास में पढ़े ना, वो देखिए कैसे काम आता है और कैसे हम लोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, बस 1 सेकंड का मौका दीजिए, मैं अभी आता हूँ। तो चलिए, किधर फंस गया ये, अब ठीक है ना। ठीक है, देखिए, अच्छा कल मैंने बताया था एक चीज़ कि मच आपका क्या, मच आपका एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन टू के केस में याद रखिएगा कि टू आपका सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है। टू आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है। आप भी अपने कॉपी में नोट करके रखिएगा कि आपका जो मच है ना, वो एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन भी है, लेकिन आपका जो टू है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है। अब आप सोचिए हम इस टॉपिक का इस्तेमाल कैसे अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं लिखूँ टू और मच, चूंकि मच आपका एडजेक्टिव भी है ना, मच एडजेक्टिव भी है, तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बतलाता है, नाउन की विशेषता बतलाता है ना। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बतलाता है, नाउन की विशेषता बतलाता है। तो इसका मतलब तो ये समझ में आया मुझे कि अगर सेंटेंस में टू मच रहा तो टू मच के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा समझना चाहिए, अगर मैं लिखूँ मच और टू, मच और टू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए टू के बारे में, टू आपका क्या है, एडवर्ब है। टू आपका क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है।
एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाता है? एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। इसीलिए यहाँ पर ये नॉर्मल यही डिफरेंस है। जब आप किताब उल्टाते होंगे, पढ़ते होंगे, तब देखते होंगे कि सीधा लिखा होता है कि टू मच के बाद नाउन होगा और मच टू के बाद एडजेक्टिव होगा, और फिर कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा किसका होगा। तो बस यहाँ कोई ट्रिक मत रटिएगा, कन्फ्यूजन होगा आपको, बार बार उल्टा सीधा हो जाएगा। आप सिर्फ याद रखिएगा कि मच आपका एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव होने के कारण ये नाउन की विशेषता बतलाएगा, इसलिए इसके बाद नाउन का इस्तेमाल करेंगे। और टू एडवर्ब ही है, टू एडवर्ब ही है, टू एडवर्ब होने के कारण इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई और इससे जो कन्फ्यूजन उत्पन्न होंगे वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ, इससे इसमें इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक एग्जाम्पल के हम लोग थ्रू समझते हैं और आप बताने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इसको मैं नंबर 1, इसको मैं नंबर 1 देता हूँ और इसको मैं नंबर 2 देता हूँ। आप सिर्फ बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। शायद मेरे पास यहाँ जगह खाली है और हम इतना में ही बनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक वर्ड लिखता हूँ पेन और दूसरा वर्ड लिखता हूँ पेनफुल, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ पर इस टॉपिक को देखकर और इसको देखकर आप मुझे ये बताइए कि कहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर आप सेंटेंस में टू मच और मच टू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा, या इतना आसान होगा कि आप पता कर लें कि वो वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है, क्योंकि ये भी तो एक टफ ही जॉब है। आपको पहले पता करना होगा कि वो वर्ड नाउन है या नहीं है। अगर वो नाउन नहीं है तो आपके लिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो आप इस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप बना पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर पकड़ने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप देखिए किसी वर्ड में फूल लगाओ तो वो एडजेक्टिव भी तो होता है, एडजेक्टिव होता है। तो जब मेरा पेनफुल एडजेक्टिव है तो पेनफुल है तो मैं मच टू का इस्तेमाल करूँगा, टू मच का इस्तेमाल करूँगा। ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम टू करता है, यानी इसके पहले टू आना चाहिए और इसके पहले हम लोग किसका इस्तेमाल कर देंगे? मच का इस्तेमाल कर देंगे। इसको एक बेहतर तरीके से आप एक चीज़ और समझ सकते हैं क्या, क्योंकि यदि ये एडवर्ब है ना, एडवर्ब है, छोड़िए वो चीज़ नहीं होगा इसमें, ठीक है। मच टू पेनफुल, मच टू पेनफुल क्यों? क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है। अब ध्यान दीजिए, पेन आपका क्या है? दर्द है। दर्द क्या होता है? नाउन होता है ना। तो नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है, यानी मच वाला आएगा। अगर मच वाला आएगा तो टू मच हो जाएगा यहाँ, तभी तो जाकर दोनों सही होंगे। आपके डाउट तो क्लियर हुए, समझ गए चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कितने सवाल और कैसे बनते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं एसएससी का एक सवाल आपको देता हूं और आप उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये समझना, क्योंकि ये डिफरेंट ही अलग है, थोड़ा सा इसमें आपको घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं टू मच। एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, एक चीज़ आप लिख लीजिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है मच टू और टू मच, टू मच, टू और टू मच, टू मच। आप ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं इसके बाद बता रहा हूँ। अभी जो पहले मैंने लिखाया आप यदि वहाँ लिख रहे होंगे तो आप उस जगह एक चीज़ और इधर साइड में जोड़ लीजिएगा कि टू मच लगाओ, टू लगाओ। हम लोग टू का उपयोग तो खराब वाले एडजेक्टिव के साथ करते हैं ना, यानी जब भी आप मच टू या टू मच का प्रयोग करेंगे उसके साथ कैसा वाला वर्ड आएगा? खराब वाला वर्ड आना चाहिए, खराब वाला एडजेक्टिव आना चाहिए, है ना। ये चीज़ मत मिस कीजिएगा, है ना, ये चीज़ मत मिस कीजिएगा, क्योंकि यही एसएससी का सबसे एक क्विजी क्वेश्चन था। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप मच टू या टू मच हो खराब एडजेक्टिव के साथ ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं एसएससी इससे रिलेटेड कौन सा सवाल किस तरह से पूछी है ना। ये एसएससी का सवाल है और समझने की कोशिश करते हैं। टू मच प्लीज्ड विथ योर आंसर, आई एम satisfied with you, satisfied with you, ठीक है। रुकिए, इसको मिटा दीजिए। आई एम, ये एसएससी का सवाल है ना, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। आप अगर इसमें ये सोच रहे होंगे कि कुछ क्या गलत फाइंड करें नहीं करें, तो आप ध्यान से देखिए, आई एम टू मच प्लीज्ड। अब आप इसमें सोचिए कि आप प्लीज्ड को देखकर बता सकते हैं क्या ये नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा। मैं यही तो समझा रहा था अभी कि एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, ये भी तो पहचाना एक टफ जॉब होगा ना। तो आप यहाँ देखकर बताइए, कल जब मैंने बता रहा था तो एक्सेप्शन में बताया था कि यदि डिस्कस्ड रहा हो, टायर्ड रहा हो, कंटेंटेड डिसकंटेंटेड रहा हो, प्लीज रहा हो, डिसप्लीज रहा हो, फ्राइटेंड रहा हो, या फिर बोलिए ड्रंक रहा हो, लिमिटेड रहा हो,
तो ये सारे वर्ड क्या थे, मानसिक स्थिति से संबंधित है, यानी खुश, दुख, आश्चर्यचकित हो या फिर बोले निराश हो। तो उसमें मैंने एक प्लीज्ड वर्ड भी लिखा था, यानी प्लीज्ड के साथ मेरे ख्याल से अगर जिस तरह मैंने पढ़ाई पढ़ी है तो प्लीज्ड के साथ तो मेरा क्या अर्थ आना चाहिए। एक चीज़ और समझिए कि प्लीज्ड तो आपका एडजेक्टिव हो गया ना, प्लीज यहाँ पर क्या हो गया कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एक तरह से ये तो एडजेक्टिव हो गया ना। एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। इसके आधार पे यहाँ पर टू आना चाहिए था और टू के पहले मच लग जाना चाहिए था। ये सेंटेंस अगर ऐसा रहता तो कहीं ना कहीं हमको लगता है ये सही देता है। अगर हम ऐसा भी कर देते, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। आपका प्लीज क्या है, एडजेक्टिव है, वो भी अच्छा वाला एडजेक्टिव है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका प्लीज एडजेक्टिव है, वो भी अच्छा वाला एडजेक्टिव है। अब ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने का काम कौन करता है, एडवर्ब करता है, यानी एडवर्ब करने के लिए यहाँ टू आना चाहिए, टू के पहले मच आ जाता, तब जाकर आपका ये कहीं सही होता है ना। यानी टू मच के बदले आप मच टू का प्रयोग कर दे और तब जाकर ये आपका सही हो जाता। लेकिन फिर कंक्लूजन में हम लोग ये फंस गए कि प्लीज तो आपका पॉजिटिव अर्थ वाला एडजेक्टिव है, अच्छा वाला एडजेक्टिव है, तो हम टू का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते थे, है ना। प्लीज आपका क्या है, अच्छा वाला एडजेक्टिव है, तो आप टू का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो हम यहाँ टू मच लिख सकते हैं, ना ही हम यहाँ मच टू लिख सकते हैं। आप दोनों नहीं लिख सकते। अगर दोनों नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं, तो वही जो मैंने कल बताया था कि यदि प्लीज रहता है तो उसके पहले वेरी का प्रयोग करते हैं, यानी टू मच के जगह आपको वेरी का प्रयोग करना था और ये तब जाकर सही होता है ना। देखिए, जब हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ना तो बहुत बच्चे वाले सवाल लिख लेते हैं, जो दिमाग में आता है वही हम लोग लिखा दिया जाता है, और वो जाकर एग्जाम में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि हम जो पढ़े होते हैं ना बहुत ही इज टू वीक टू वाक, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, लेकिन सेंटेंस में जब ऐसे एग्जाम्पल घुसने लगेंगे ना तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए आप जो थ्योरेटिकल पैटर्न है आप वही समझ कर चलिए कि थ्योरी में कैसे पढ़ते हैं, कंसेप्ट क्या होता है, और वो यही है कि आप समझते चलिए, तो ये जाकर आपका क्या होगा, सही होगा। तो अब तक जो थ्योरी पार्ट था हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं, और अब मैं एसएससी के सारे एग्जाम्पल लिखूंगा और आप उसे जो है बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए, एक कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और आप इसको बनाकर देखिए कि आपसे बन पाते या नहीं बन पाते। मैं हट जाता हूँ और आप कोशिश कीजिए कि आपको एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल जो है ये एसएससी आस्क्ड हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये मैंने खुद दिए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी के पूछे हुए सवाल है, ये एसएससी के ही आस्क सवाल है। तो आप ये सोचकर बनाइए कि आपको ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पहले आ चुके हैं और आप इसको कितना अच्छा से बना पाते हैं या नहीं बना पाते। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप ध्यान दीजिए, मुझे पहला वर्ड मिला टू और टू के साथ टू होना चाहिए, तो मुझे पूरा सही लगा, कोई दिक्कत नहीं था। और दूसरा वीक भी एक नेगेटिव वर्ड था, कुछ नहीं था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वाज दैट ही वॉज टू यंग। आप सोचने की जो कोशिश की, वह रिजेक्ट हो गया, क्यों हो गया, कि वह बहुत यंग था, हद से ज़्यादा यंग था। क्या था, हद से ज़्यादा यंग था। आपको एक नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, हद कोई चीज़ ज़्यादा यंग है ना। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वाज दैट ही वॉज टू यंग, बहुत ज़्यादा यंग था, इसीलिए उसे क्या किया, रिजेक्ट किया गया। यानी यंग तो मेरा एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पर यंग जो एडजेक्टिव है वो नेगेटिव रोल निभा रहा है, नेगेटिव के लिए टू का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं दिखा, तो ये भी सही होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, आई थिंक आई एम यंग टू गेट मैरिड, ठीक है, आई एम टू यंग टू गेट मैरिड, ठीक है, मैं इतना जवान हूँ कि शादी कर सकता हूँ, आई एम टू यंग, ठीक है। यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है ना, उसका मतलब यह होगा कि वो जो जवान होना था, जो उसको यंग होना था, वो उससे थोड़ा ज़्यादा हो चुका है और अब वो शादी के लायक हो चुका है। जैसे 21 साल होता है ना शादी का, तो क्या 21 साल में सब शादी कर लेता है, नहीं, कोई 28-30 में जाकर शादी करता है, तो उसके लिए टू ही कहेंगे, यू आर टू यंग। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो आपका यंग है ना वो नेगेटिव रोल ही निभा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ टू मिला ना, टू मिला, तो आपको जब यहाँ टू मिला तो टू के लिए टू ही आना चाहिए था, यानी आपका ये सही होगा, बाकी सब सही होगा, क्या नहीं होगा, गलत होगा। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, द टॉयज ही बाउट फॉर सूजी आर टू गुड टू बी चीप। आप ध्यान से देखिए, आपका पहले यहाँ पर मिला टू, टू वर्ड मिला और टू के साथ टू मिला, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो मेरा गुड था ना वो पॉजिटिव कन्वेइंग मीन था, है ना। मैंने क्या बोला कि टू के साथ तो नेगेटिव वाला ही एडजेक्टिव आना चाहिए, लेकिन मेरा तो गुड एडजेक्टिव पॉजिटिव वाला है। यानी अब ये तो हो गया कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, टू को तो मुझे हटाना पड़ेगा, वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, वेरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास टू है। सो का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि जब टू का इस्तेमाल हम पॉजिटिव वाले अर्थ के साथ कर ही नहीं सकते, जरूरत है मैं टू को हटा दूँ, तो टू को हटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा, द टॉयज ही बाउड फॉर सूजी आर सो गुड दैट, टॉयज प्लूरल है ना, दैट दे कैन नॉट बी चीप, दे कैन नॉट चीप, ठीक है, दे कैन नॉट चीप,
है ना। आप चीप को बदल दीजिए, दे कैन नॉट बी चिप्ड होगा, है ना, तभी तो अच्छा वर्ड निकलेगा, दे कैन नॉट बी चिप्ड, है ना। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं टू के जगह सो का इस्तेमाल क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा पॉजिटिव वर्ड था, पॉजिटिव वर्ड था वाला एडजेक्टिव आ, चूंकि टू हम लोग नेगेटिव वर्ड वाले एडजेक्टिव के साथ ही करते हैं, इसलिए हमको टू को हटाना था और हमें ये पैटर्न अपनाना था, तब जाकर ये सही होता। यानी आपका ये सेंटेंस गलत होता और ये जाकर आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। सही बात है, टू कैन नॉट प्लस के बाद V1 का प्रयोग करते और उसके बाद V3 का प्रयोग अपने आप आ जाता है, ठीक है। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आप ध्यान दीजिए, टू का इस्तेमाल हुआ, टू के साथ टू का इस्तेमाल तो सही हुआ, लेकिन आपका यह क्या गुड पॉजिटिव वर्ड है, ये तो पॉजिटिव कहीं मीनिंग कन्वेइंग वर्ड हो गया ना। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचना है। मैंने ये नहीं बोलता कि देख कर बताना है, आपको सोचना है, सोचना है कि इसका मीनिंग क्या कन्वे कर सकता है। ये द न्यूज, जो न्यूज़ दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब जितना अच्छा होना चाहिए ना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं बोलूँ ना, किसी लड़के के बारे में तारीफ करना है, तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। अन्य किसी की तारीफ यदि अच्छाई की जाए, आप किसी बोले तुम तो बहुत अच्छे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसकी बेइज्जती ही तो कर रहे, आप उसकी तारीफ थोड़ी ना कर रहे, ठीक है। तो कहने का तरीका में कि जो न्यूज़ मिला है वो बहुत ज़्यादा ही ट्रू है, यानी आप यहाँ पर इस्तेमाल आपको गुड, आपका जो टू है ना वो यहाँ पर एक नेगेटिव कन्वेइंग मीनिंग वर्ड हो जाएगा और ये जाकर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें किसी तरह के बदलाव करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। नीदा वाज टू क्लीवर, क्लीवर आपका क्या होगा, नेगेटिव मीनिंग कन्वेइंग वर्ड हो गया, तो पता ही था। टू सी थ्रू हिज ट्रिक्स, नीदा वाज टू क्लीवर टू सी थ्रू हिज ट्रिक, नीदा इतनी चालाक थी कि किसी का तरकीब वो सीख सकती थी, है ना। यानी एक नेगेटिव मीनिंग कन्वेइंग वर्ड हुआ, इसलिए हमको टू का इस्तेमाल क्या होता है, टू के साथ टू का इस्तेमाल हुआ है और ये पूरी तरह से सही था, है ना। इट इज़ मच टू इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। यानी यहाँ पर मच आना चाहिए था, क्योंकि मच ही एडजेक्टिव, उसके बाद टू का इस्तेमाल होता है। यानी आपको मच टू के बदले टू मच का इस्तेमाल करना चाहिए था और जाकर तब ये सही होता है। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो आपका ये सारे ऐसे सवाल थे और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना वो इस 5 नंबर का क्वेश्चन था, जहाँ आपको सीखना था कि यहाँ जो गुड आया है ना वो नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये भले पॉजिटिव वर्ड हो लेकिन इसका अर्थ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू और समझ, जैसे मैंने खाना खाया, मैं बहुत खाना खाया, मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, तो बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या आपको तारीफ मिलेगी, आपकी तो बेइज्जती, यार इतना मत खाओ, अनपच हो सकता है। तो कई बार कुछ वर्ड ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव अर्थ कन्वे कर रहा है, नेगेटिव अर्थ कन्वे कर रहा है। अगर वो नेगेटिव अर्थ कन्वे कर रहा है तो हम इसके साथ टू ही रहने देंगे, भले वो एडजेक्टिव पॉजिटिव क्यों ना हो, ठीक है। तो ये इंग्लिश क्या है, इंग्लिश मैंने कल भी बोला था कि अंडरस्टैंडिंग, आप जितना समझिए उस तरह इस्तेमाल कीजिए, कभी भी देखकर इस्तेमाल मत कीजिए। ये एग्जाम्पल थे और एसएससी के थे, आशा करते आपने भी अच्छे तरह से बनाया होगा। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं और सीखने की आगे हम लोग अभी कोशिश कर। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने फिर से लिखे हैं और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये सारा एसएससी का ही पूछा हुआ सवाल है, कोई भी मैंने खुद नहीं लिखा है, तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला था कि अगर टू है तो टू का होना जरूरी है, ये तो सही है, लेकिन आप ध्यान दीजिए क्या गलत आपका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मतलब खराब वाला एडजेक्टिव है, नहीं खराब वाला एडजेक्टिव नहीं, अच्छा वाला एडजेक्टिव है। तो अच्छा वाला एडजेक्टिव होने के कारण यहाँ तो ये गलत हो गया। आपको यहाँ सुधारना होगा। सुधार कैसे करेंगे, टू को हटा देंगे। टू को हटाने का तरीका क्या है कि आप सो का इस्तेमाल कीजिए, सो ग्लैड दैट ही कैन नॉट सी, इस तरह ये सही होता है ना। कुछ मिट गया क्या, कांट, ठीक है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, आपका दिस ऑफर इज वेरी गुड सो इट जस्ट कांट बी ट्रू, सो इट जस्ट कांट बी ट्रू। आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए, आप दिमाग लगाइए क्या सही होगा क्या नहीं होगा, है ना। पढ़िए, द ऑफर इज वेरी गुड सो इट जस्ट कांट बी ट्रू। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आपको इस पैटर्न को जो है बदल कर पूरा ही बदलना होगा और लिखना होगा टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू। अब तो मुद्दा ये है ना कि मैं टू गुड टू का इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकता। द ऑफर इज टू गुड टू इट जस्ट कांट बी ट्रू, है ना। लिखा हुआ क्या, द ऑफर इज टू गुड टू इट जस्ट कांट बी ट्रू। आप जरा सोचने की सीखिए, एसएससी यही एग्जाम्पल दी है, एसएससी यही लिखी है। अब क्या ये सही हो सकता है क्या, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एसएससी इसमें जो क्वेश्चन दी थी ना वो ABCD करके दी थी, ABCD करके दी थी। यानी आप कहीं ना कहीं समझिए कि यहाँ पर गुड भले पॉजिटिव हो तो वो तो एक नेगेटिव कन्वेइंग मीनिंग वर्ड हो गया होगा।
और ये ऑप्शन लिमिटेड था। अगर मेरे पास ऑप्शन कैन नॉट या दैट का भी होता तो मैं वही टिक करता, लेकिन चूंकि मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं उस क्वेश्चन में, इसलिए उसने को दिया टू गुड टू कीजिए तब ये जाकर सही हुआ, क्योंकि वेरी गुड शो हो नहीं सकता, वो गलत है। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन ना होने के कारण ये बिल्कुल भी सही, उस समय ये गुड मेरा भले पॉजिटिव वर्ड हो, लेकिन जो ये अर्थ कन्वे कर रहा है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, लिखा हुआ है द हिल इज टू हाई फॉर क्लिम्बिंग। आप ध्यान दीजिए, क्या टू इसका इस्तेमाल हुआ है या क्या फॉर क्लिम्बिंग इस्तेमाल होगा? क्या अभी मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाता, टू क्लिम हो जाता है ना, टू क्लिम होकर ये क्या हो जाता, सही हो जाता। आगे देखिए, किम इज टू इम्पेशेंट विथ टॉलरेटिंग, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, टू टॉलरेट हो जाएगा, टू टॉलरेट हो जाएगा। ये आपका गलत होगा, ये सही होगा, है ना। आगे देखिए, आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक अ मिस्टेक। ठीक है, मैं काम को इतना सावधानी से करता हूँ कि मैं कोई काम गलत कर ही नहीं सकता। आप जरा सोचिए कि आप जो सेंटेंस का अर्थ बोल रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव मीनिंग बोल रहे हैं? क्या नहीं, आप नेगेटिव मीनिंग ही बोल रहे हैं। कि आप वैसे भी समझ सकते हैं कि यदि मेरा पहले यहाँ पर टू आ चुका है तो क्या यहाँ पर टू आ सकता है? क्या टू बिल्कुल भी आएगा, चूंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे पास ये नहीं रहता तो मैं इसको सो दैट में बदल कर लिखता, लेकिन मेरे पास ऑप्शन यही दिया हुआ है कि टू या इस्तेमाल कीजिए। तब आप ये सोचने से केयरफुली मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव वर्ड है। केयरफुली काम करना भी खुद में एक नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे कर रहा है। आप हर बार नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो कि कहीं गलती ना हो जाए। अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया था, और ये दोनों क्वेश्चन एसएससी का ही है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि अभी मैंने जो बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, इसको मैंने अभी सही बोला था। क्यों बोला था मैंने ये भी बताया, क्योंकि आप किसी चीज़ को इतना अच्छा कर रहे हो, इतना अच्छा ले देकर उसकी तारीफ नहीं, आप उसकी बेइज्जती ही कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ था, चूंकि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था इसलिए ये भी सही था। लेकिन अगर ये ईरर में आता तो आपको इसे पॉजिटिव लेकर चलना पड़ता। उस समय आपको इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको ये गलत करना था। यानी जो मैंने पिछला एग्जांपल आपको दिया था, आप उस चीज़ को नेगलेक्ट कीजिएगा। मैंने जो चीज़ समझाया था वो इस आधार पे समझाया था आपको कि कोई चीज़ इतनी सही, न्यूज इतना भी सही हो जाए, इतना भी अच्छा हो जाए कि वो सही लगने लगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। गलती तो आपका यही है, ये सही भी है। अगर मेरे पास ऐसा ऑप्शन रहता तो मैं इसको सही भी मानता, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको सुधार सकता हूँ, और इसको सुधारने का तरीका यही होता, सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू, इट कांट बी ट्रू। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दिस गुड इज, यहाँ तो टू ही का प्रयोग होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले टू ऑप्शन मेथड मेरे पास ज़्यादा है ही नहीं ऑप्शन, तो ये सही होगा। तो आपको लगभग मैंने 15 से 20 सवाल करवाए हैं आपको, और आशा करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छा लगा होगा कि आप सीख चुके होंगे कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दयानंद इंग्लिश, तो आपसे जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्वेश्चन रिलेटेड कोई डाउट बनता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दयानंद इंग्लिश ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ अपने क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, हम आपका उसको सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो धन्यवाद।